दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 441 नंबर का लेक्चर है। यदि मैं केवल और केवल ज्योग्राफी की बात करूं दोस्तों तो आज हमारा ज्योग्राफी में 111 यानी 111 नंबर का लेक्चर है। 330 नंबर तक जो मैंने क्लास दिया था वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का दिया था। 331 से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए थे, इंडियन ज्योग्राफी। तो 431 आते आते हम लोगों का 101 लेक्चर हो गया और आज 41 पहुंच गए तो 111 लेक्चर हो गया। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,230 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा तो नहीं, एक दिन में 30 सवाल पर डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये सभी के सभी सवाल अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों थोड़े बहुत सवाल बचे हुए हैं जो सड़क परिवहन से संबंधित हैं। उन सवालों को देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंटरनेशनल सड़कें जो हैं उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा और इसके बाद हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ा जाएगा। शुरुआत करेंगे रेलवे के बारे में और उससे संबंधित भी बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षा में। उन सभी से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन पर आज की क्लास में चर्चा होने वाली है। ठीक है, ध्यान देंगे। स्टडी 91 हमारा नया एक एप्लीकेशन आया, स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, सारी क्लासेस वहीं चलती हैं। जीएस की क्लास एक बार आप हमारे साथ पढ़ के देखिए, फिर आपको लगेगा वाकई पढ़ा कैसे जाता है जीएस। जो आप क्लास देख रहे हैं ना, ये क्लास समझ लीजिए कि हमारे पेड कोर्सेज का 10-20% मात्र है या उससे भी कम। ठीक है, पेड कोर्स पर तो बहुत विधिवत चर्चा होती है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तो खुद ही आपको लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे आज हमारा 441 नंबर का लेक्चर है और 13,230 सवाल आपके तैयार हो रहे हैं आज की क्लास पढ़ने पर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दोस्तों, यह कार्यक्रम किस वित्त व्यवस्था पर आधारित है? इसको फंड कहां से मिलता है? सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि एनएचडीपी को फंड कैसे मिलता है। ठीक है, तो क्यों नहीं मिलेगा फंड भैया? जो लोग रोड टैक्स जमा कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रोड टैक्स जा रहा है, क्या यह फंड का काम नहीं करेगा? सरकार जो हमसे रोड टैक्स ले रही है, किसी भी प्रकार का रोड टैक्स मतलब सीधा सीधा टोल टैक्स से मतलब है। ठीक है, ये रोड पर चलने के लिए जो टोल टैक्स हम दे रहे हैं वो एक तरह का यही तो है। ऊपर से दोस्तों जो ईंधन कर है, जब आप डीजल पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं तो दोस्तों उसका एक निश्चित हिस्सा जो है वो चला जाता है इस अथॉरिटी के पास। ठीक है, तो उससे दोस्तों सड़कें बनाई जाती हैं, डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको फंड कहां से मिलता है ये आप ध्यान देंगे। और ये फंड सड़क बनाने में ही यूज किया जाता है क्योंकि इसी से संबंधित नोडल एजेंसी है तो ये काम करती है। अगला सवाल करा है उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण जो गलियारा दोस्तों, तो उत्तर में यह श्रीनगर से शुरू होता है, आप जान रहे होंगे। दक्षिण में यह कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसी तरह से पूरब पश्चिम जो गलियारा है, ठीक है, यह असम के सिलचर से शुरू होता है और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। और ये दोनों जो आपस में क्रॉस करते हैं ना, ये जो क्रॉसिंग हो रहा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो यही हिस्सा है झांसी। ठीक है, जिसके बारे में पूछ रहा है कि ये कहां एक दूसरे को काटते हैं, तो याद रखेगा यह एक दूसरे को झांसी में क्या करते हैं? काटते हैं। पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करते हैं? तो झांसी में क्रॉस करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आ रहा है ना? बार बार ये परीक्षा में सवाल आया है, आज पहली बार नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप पेपर देते होंगे तो आपको पता होगा। एक सवाल सुनिएगा, एशियन हाईवे नेटवर्क में शामिल होने वाले जो देश हैं दोस्तों, वो कौन कौन से देश हैं? एशियन हाईवे नेटवर्क। ठीक है, ये दोस्तों एशियन हाईवे नेटवर्क में देखिए शामिल देश के बारे में पूछ रहा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कुछ इंटरनेशनल सवालों को भी देखेंगे। इसमें कुल 32 देश शामिल हैं। ठीक है, एशिया के कुल 32 देश दोस्तों शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे भारत भी शामिल है। कुल 32 देशों के रोड की संरचना है। आप रोड के माध्यम से दोस्तों आप कहीं भी जा सकते हैं। और ये जो रोड नेटवर्क है दोस्तों, करीब 1,45,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। ठीक है, यानी रोड के माध्यम से आप एशिया के अलग अलग देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन होनी चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन है। 1,45,000 किलोमीटर, ये 32 देश हैं इससे जुड़े हुए। एशियन हाईवे नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि एशियन हाईवे नेटवर्क के अंतर्गत कितनी लंबी सड़कें जो है निर्मित की गई हैं? तो ये बताया तो अभी आपको कि 1,45,000 किलोमीटर। ठीक है, मोटी मोटा याद रखेगा, 1,45,000 किलोमीटर की सड़क कुल 32 देशों से गुजरती है। ठीक है, कुल
कुल 32 देशों से गुजरती है। ठीक है, कुल 32 देशों से गुजरती है, ये तथ्य भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कुल 32 देशों से 1,45,000 किलोमीटर की सड़क जा रही है और इसी को हमने क्या नाम दिया है, एशियन हाईवे नेटवर्क कहा जाता है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? भारतमाला परियोजना, पहले मुझे बताइए भारतमाला परियोजना ये है क्या, तब तो दोस्तों आपको इसकी शुरुआत समझ में आएगा और इसका कारण समझ में आएगा। ये सब परियोजनाएं दोस्तों भारत में रोड बनाने से संबंधित हैं और ये 2015 में मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, 31 जुलाई 2015। ठीक है, 31 जुलाई 2015 को यह भारतमाला परियोजना मोदी जी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। ठीक है, भारतमाला परियोजना किसके द्वारा? मोदी जी का गवर्नमेंट दोस्तों जो बना था, सरकार जो बनी थी 2014 में बना था मई में, उसके बाद ही दोस्तों ये परियोजना आई हुई। करा भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे जो दोस्तों 6 लेन एक्सप्रेसवे, अब तो बहुत सारे हाईवे जो है 6 लेन के बना दिए गए। एक समय ऐसा था जब पहला 6 लेन हाईवे बना था और ये कहां बना था दोस्तों? ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था। ठीक है, यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे जो है यह भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे था। कितने किलोमीटर का? लगभग 94 किलोमीटर का है, 100 नहीं है दोस्तों, 94.5 किलोमीटर। ठीक है, 100 के आसपास ही आप समझ सकते हैं। तो ये 94.5 किलोमीटर का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। 2002 में इसे जो है शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, 2002 में शुरू किया गया था। और एक तथ्य और आप याद रखेंगे, इसका एक अन्य नाम भी है, इसे यशवंत चौहान एक्सप्रेसवे का नाम से जाना जाता है। ठीक है, यशवंत चौहान एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है हम उसके बारे में बात करें, 2002 में शुरू हुआ, 94.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यह भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे था। अब तो बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, कह रहा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना। ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे यह एक तरह का देखिए, 2 बड़े महानगरों को, दिल्ली भी दोस्तों महानगर है, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, दिल्ली मुंबई दोस्तों इनकी तुलना बड़े महानगरों के रूप में की जाती है और इसके लिए दोस्तों एक तरह का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना में जो समय लगता है वो कम से कम लगे और जल्दी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो कह रहा है इसका जो प्रथम चरण है दोस्तों, इसको कहां से शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, अब किताबों में 2 उत्तर मिलता है। एक उत्तर मिलता है कि इसे नोएडा से शुरू किया गया था। कहां से? नोएडा से। दूसरा उत्तर मिलता है इसे दादरी से शुरू किया गया था। दादरी दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप दोनों याद रखिएगा, दादरी नोएडा दोनों। वैसे जो राइट आंसर होना चाहिए वो नोएडा है आपका जवाब, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कहां से कहां तक जाएगा? ये दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली के दादरी से प्रारंभ होता है। ठीक है, और चला जाएगा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट बना हुआ बंदरगाह, वहां तक चला जाएगा। नावा सेवा के नाम से उसे जाना जाता था पहले, वो याद रखेंगे। करा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता दोस्तों? तो भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, 6 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरता है। यूनियन टेरिटरी में तो दोस्तों दिल्ली आ जाता है। ठीक है, दिल्ली के साथ साथ इसका थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों हरियाणा में भी टच है। ठीक है, और हरियाणा में टच है, कुछ हिस्सा दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश में टच है, बाकी हिस्सा दोस्तों कुछ इसका मध्य प्रदेश में टच है, बाकी दोस्तों राजस्थान हो गया, और क्या हो गया? गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। गिनती कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, कुल मिला के 6 + 1 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इस तरह से अब ये 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आप अलग से याद रख लीजिएगा। यह भी आपके लिए बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए, करा भारतमाला परियोजना। अभी पीछे ही दोस्तों आपने भारतमाला परियोजना पढ़ा। ठीक है, भारतमाला जो परियोजना थी आपने पढ़ा, इसे 31 जुलाई 2015 को मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था, भारतमाला परियोजना। ठीक है, यह परियोजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि भारतमाला परियोजना जो है यह किस मॉडल पर आधारित है? यह परियोजना 2015 में जरूर शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले एक सागरमाला परियोजना चलती थी, उसे हम कहते थे सागरमाला शिपिंग प्रोजेक्ट। क्या कहते थे? सागरमाला शिपिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, सागरमाला शिपिंग प्रोजेक्ट कहते थे। और ये जो शिपिंग प्रोजेक्ट वाला था ये 2003 में ही आ चुका था। ठीक है, ये अगस्त 2003 संभवतः 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को यह परियोजना लॉन्च किया गया था। यह उसी पर बेस्ड है भारतमाला परियोजना।
ठीक है। तो याद रखिएगा सागरमाला पर ही दोस्तों उसी मॉडल पर एक भारतमाला परियोजना बनाई गई है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये है। और एक चीज और याद रखिएगा, कहीं कहीं पे जो इसका डेटा दोस्तों ये 2017 मिलता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो पीछे भी दोस्तों देखिए भारतमाला दिया था, लेकिन यहाँ 31 जुलाई 2015 था, और इसका एक डेटा और भी आता है वो 2017 से संबंधित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है मेकांग गंगा। जी हाँ दोस्तों, मेकांग गंगा, एक गंगा और मेकांग की बात नहीं रही है। मेकांग गंगा दोस्तों एक नदी का नाम है, आपको पता होगा, उस नदी का नाम ही है मेकांग गंगा नदी। मेकांग गंगा सहयोग परियोजना की स्थापना ये कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना ये कब दोस्तों स्थापित हुआ है? तो याद रखेगा मेकांग गंगा सहयोग परियोजना ये अपने देश की परियोजना नहीं है। आपने वियंतियान का नाम सुना होगा, लाओस में एक जगह, वियतनाम देश है, वियंतियान जगह का नाम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वियंतियान, ठीक है, वियंतियान, ठीक है। वियंतियान कहां पड़ता है दोस्तों? यह लाओस में पड़ता है, जबकि वियतनाम दोस्तों एक देश का नाम है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पर। वियंतियान लाओस में दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था सन 2000 में, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? सन 2000 ईस्वी में यह मेकांग गंगा परियोजना दोस्तों शुरू किया गया। इसमें 5 भारत सहित, भारत को लेकर के और अन्य 5 आसियान देशों को शामिल किया गया था जो इस मेकांग गंगा सहयोग में आते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कह मेकांग गंगा सहयोग परियोजना के अंतर्गत कितने सहयोगी देश हैं दोस्तों? तो अगर कुल देश पूछे, कुल देश पूछे तो क्या बताएंगे? 6 में से दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपनी शुरुआत दोस्तों भारत से कीजिए। भारत के बाद दोस्तों आप लाओस को कर लीजिए, क्योंकि लाओस से ही यह योजना शुरू हुई थी। तो ये 2 चीजें तो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, लाओस, ठीक है। अब लाओस के आसपास के देशों को देखिए। लाओस के आसपास आपको कंबोडिया देश मिल जाएगा, लाओस के आसपास में आपको म्यांमार मिल जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे म्यांमार याद रखेगा, ठीक है। तो लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। क्या क्या हो गया? थाईलैंड और वियतनाम। बैंकॉक यहीं पे है ना, थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड और अगला हो गया आपका छठे नंबर पे वियतनाम। ध्यान दीजिएगा वियंतियान अलग है और वियतनाम जो है दोस्तों ये जगह का नाम है, ठीक है। यह तो देश है वियतनाम, वियतनाम देश है। राजधानी वियतनाम की कहां पड़ती है? हनोई। कहां राजधानी? हनोई पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये 6 देशों का सहयोग है इस मेकांग गंगा परियोजना में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है बोट और बूट, यह किस प्रकार के मॉडल पर आधारित है? वैसे तो दोस्तों इसे पीपीपी मॉडल कहा जाता है, ठीक है। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह दोस्तों एक ऐसी योजना होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगाकर दोस्तों डेवलपमेंट किया जाता है, इसीलिए इसे पीपीपी मॉडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बीओटी क्या है दोस्तों? तो बीओटी का फुल फॉर्म होता है, परीक्षा में पूछता है, तो बीओटी का फुल फॉर्म होता है, पहला होता है बी माने बिल्ट यानी बना लो, ओ माने ऑपरेट उसे ऑपरेट कर लो, ठीक है, ऑपरेट, और टी माने ट्रांसफर, तब उसके बाद क्या कर लो? उसे ट्रांसफर कर लो, ठीक है, ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये होता है दोस्तों बीओटी मॉडल। इसी तरह से ये जो बी डबल ओटी दिया दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है? इसमें भी दोस्तों पहला काम होता है बिल्ड कर लो, यानी बना लिया जाए, बिल्ड कर लिया जाए, बिल्ड करने के बाद उसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां डबल ओ दिया है ना, तो एक ओ का मतलब ऑपरेट होता है, दूसरे ओ का मतलब ओन होता है, ओनर वाला ओन, ठीक है। तो याद रखेगा बिल्ड ओन ऑपरेशन ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरह से पहले ओन लिखेगा, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे भी ध्यान देंगे। बूट और बूट जो है दोस्तों ये अलग अलग है, इसको आप समझिएगा। कभी कभी परीक्षा में फुल फॉर्म तक पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो इसको एकदम सटीक तरीके से जो है ध्यान में रखेंगे और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़िए। करा भारत का सबसे लंबा जो समुद्री सेतु है दोस्तों ये कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ दोस्तों जो सेतु है, इस सेतु का नाम है अटल सेतु। अभी जल्दी ही दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, अटल सेतु, ठीक है। अटल सेतु किसे किसे जोड़ता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अभी हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त पुल है दोस्तों अटल सेतु, इसको याद रखेंगे। लंबाई आपसे पूछ सकता है इसकी, ठीक है। तो लंबाई बताइएगा, इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यह भी नया सेतु, इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे मुंबई ट्रांस
हार्बर लिंक, ठीक है, ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे कम से कम, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा कि बताइए सबसे लंबा जो नदी सेतु है ये कौन सा है, ठीक है। अभी तक समुद्र पर सेतु बना था, अब नदी पर सेतु की बात हो रही है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा था भूपेन हजारिका के बारे में, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु जो कि असम में स्थित है दोस्तों। करीब 9 किलोमीटर लंबा ये सेतु है। लंबाई इसकी कितनी है तो 9 किलोमीटर है, एग्जैक्ट दोस्तों 9.15, ठीक है, ठीक है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है तो यह जो है भूपेन हजारिका, यह लोहित नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, यह लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी रंग इसका लाल है, इसलिए इसे खूनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसका पुराना नाम था ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है। तो इसका अन्य नाम क्या मिलता है, इसका अन्य नाम जो है इसका वो क्या दोस्तों, ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज, ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आप याद रख सकते हैं। करा भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण यह किस नदी पर किया गया है तो अभी मैंने आपको बताया इसका निर्माण किया गया है लोहित नदी पर। किस नदी पर, लोहित नदी पर निर्मित है। लोहित नदी को ही क्या कहा जाता है, खूनी नदी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका रंग दोस्तों लाल है, इस वजह से, ठीक है। और यह किसे किसे जोड़ता है दोस्तों तो याद रखिएगा, यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है, असम को अरुणाचल से जोड़ता है, ठीक है, असम को अरुणाचल से जोड़ता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है, ठीक है। समुद्री सेतु में अटल सेतु का नाम आता है, नदी सेतु में इसका नाम आता है। और समय समय पे देखिए आंकड़े बदलते भी रहते हैं, ठीक है। हो सकता है आगे इससे भी बड़ा कोई पुल बन जाए ना, तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों समय समय पे आंकड़े बदलते रहते हैं, तो उसे भी आपको अपडेट ही करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब तक दोस्तों इस सीरीज में मैंने बहुत सारे विषय आपको कवर करा दिए, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब पढ़ा दिया गया है। इसी सीरीज में शुरुआती के जो 45 लेक्चर है वो एंशिएंट से संबंधित है, 46 से लेकर 91 तक मिडावल से संबंधित है, 92 से लेकर 150 तक मॉडर्न से संबंधित है, 151 से लेकर 230 तक दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, पॉलिटी से 231 से 330 तक दोस्तों यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। और 331 से लेकर आज हम 441 पे आ गए, अपने 111वें नंबर के लेक्चर पे आ गए। लेकिन अभी भी ज्योग्राफी की क्लास समाप्त नहीं हुई है, बहुत जल्द दोस्तों समाप्त होने वाली है, थोड़ा समय दीजिए, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ठीक। ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको मेरे इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। या एक काम कीजिए, आप अपने परीक्षा में सिलेबस को देखिए, सिलेबस के आधार पर आप टॉपिक दर टॉपिक दोस्तों पढ़ सकते हैं। परिवहन का प्रश्न अगर आएगा तो पूरा परिवहन का लेक्चर देख लीजिए, ये भी आपके लिए एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला दे रहा है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों तो इसे कहा जाता है जीटी रोड। क्या कहा जाता है, इसे जीटी रोड कहा जाता है। जीटी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसे जाना जाता है, जीटी रोड, ठीक है। ये शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। करा हाल ही में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम चेनानी नासरी से बदलकर क्या कर दिया गया है तो पहले दोस्तों इसे चेनानी नासरी कहा जाता था, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया गया है, अब इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहा जाता है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, सर ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, देखिए रेलवे वाली नहीं, ये सड़क सुरंग है, ध्यान दीजिएगा, यह सड़क सुरंग है। और अगर सबसे लंबी सड़क सुरंग है तो लंबाई सर कितनी है, इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। कितना, 9, आप मोटी मोटा 9 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या करती दोस्तों, इसके बनने की वजह से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 31 किलोमीटर दोस्तों कम हो गई, ठीक है। तो याद रखेंगे, जम्मू से श्रीनगर की दूरी 31 किलोमीटर कम हो गई है। पहले पूरा पहाड़ घूम के जाना पड़ता था, दूरी कम हो गई है, ठीक है, कम
हो गई है। यह दोस्तों इसका फायदा है एक सुरंग से, ठीक है भाई। 9 किलोमीटर चल दिया आपने तो 31 किलोमीटर तक दोस्तों आपका समय भी बचा, तेल भी बचा और जो है बहुत कुछ ईंधन की बचत हुई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। आगे देखिए कह रहा है डिब्रूगढ़, ये असम में पड़ता है और अरुणाचल के पासीघाट, ठीक है। डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी रेल सह सड़क पुल, ठीक है, जिसमें रेल और सड़क दोनों है दोस्तों, ऊपर नीचे मतलब ट्रेन और सड़क दोनों एक ही पुल पे बना हुआ है। यह डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। इसका नाम क्या दोस्तों, यह पहली बात ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और इसे हम कहते हैं वो उसके नाम जानते हैं यार, अरे बोगी बुल के नाम जानते हैं, पटनी टाप या बोगी बुल, ठीक है, बोगी बुल, ठीक है, बोगी बुल पुल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोगी बुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोगी बिल होता है ना, बोगी बिल होगा, बोगी बिल पुल, ठीक है, बोगी बिल पुल के नाम से जाना जाता है। एक सवाल जो मन में आ रहा होगा, सर इसकी लंबाई कितनी, बहुत छोटा है दोस्तों, लगभग 4.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। लेकिन मजबूत बात यही है कि यह रेल सड़क सह पुल है, मतलब दोनों का निर्माण दोस्तों एक ही पुल पर किया गया है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा लीक से हट करके और बढ़िया सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह पूर्वी समर्पित माल गलियारा, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वी समर्पित माल गलियारा जो दोस्तों यह एक तरह का रेल कॉरिडोर है। क्या दोस्तों, यह एक तरह का रेल कॉरिडोर है, ठीक है, रेल कॉरिडोर है। देखिए जो आप पूर्वी गलियारा पश्चिमी गलियारा पढ़ते हैं वो अलग है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा उत्तरी दक्षिणी गलियारा वो अलग है, वो तो सड़क वाला हो गया। ये रेलवे का एक अलग गलियारा है और ये कॉरिडोर दोस्तों किन शहरों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि पूर्वी समर्पित गलियारा लिखा है माल गलियारा, तो याद रखेगा यह लुधियाना ये कहां पड़ता है दोस्तों, पंजाब में, ठीक है। यह लुधियाना जो पड़ता है पंजाब में, वहां से दोस्तों स्टार्ट होता है लुधियाना से और सीधे आ जाता है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है, नाम नहीं सुना होगा आपने, कम सुना होगा, दानकुनी बोलते हैं उस जगह को, क्या बोलते हैं, दानकुनी, ठीक है, दानकुनी। और ये जो जगह दोस्तों ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये दोस्तों यहां तक आता है। लेकिन दूरी दोस्तों खूब गजब की है, लगभग 1800 प्लस किलोमीटर आप याद रखेंगे, ठीक है, इसकी दूरी है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा ये रेल कॉरिडोर है, ठीक है। माल को एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए दोस्तों एक गजब का रेल कॉरिडोर बनाया गया है, ये आप ध्यान देंगे। आपका दिमाग हमेशा सड़क पे रहता है लेकिन रेल पे नहीं रहता है। इसी तरह से पश्चिमी समर्पित माल गलियारा, यह भी दोस्तों एक रेल कॉरिडोर है। यह क्या दोस्तों, यह भी एक रेल कॉरिडोर है। जिस तरह से पूर्वी था, गाड़ी पूरब की तरफ जा रही थी, उसी तरह से रेल जो है चल के पश्चिम की तरफ जाएगी। तो कह रहा यह किन शहरों को दोस्तों जोड़ने का काम करता है, तो यह जो पश्चिमी गलियारा है, पश्चिमी गलियारा का संबंध दोस्तों पश्चिमी बेल्ट से, मुंबई वाले बेल्ट से। तो मुंबई में नावा सेवा पोर्ट का नाम सुना होगा, जिसका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया, उसको उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह जिसे नावा सेवा कहा जाता था, नावा सेवा के नाम जानते थे। और ये बंदरगाह कहाँ था दोस्तों, ये आपके मुंबई में है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इसको जोड़ देता सीधे दादरी से, ठीक है। दादरी कहाँ आ जाएगा दोस्तों, दादरी आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो सीधे मुंबई को उत्तर प्रदेश से दोस्तों जोड़ दे रहा है और लंबा है दोस्तों, लगभग 1500 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। इस कॉरिडोर की लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर का है। यह एक रेल कॉरिडोर है, स्पेशली मालवाहक ट्रेनों के लिए दोस्तों इसे बनाया गया कि कम से कम समय में ट्रेनें जो हैं पहुंच जाएं, ठीक है। इसी तरह से पूर्वी तटीय गलियारा भी बना हुआ है, यह भी एक तरह का दोस्तों रेल कॉरिडोर है, यह भी एक तरह का रेल कॉरिडोर है, ठीक है। कह रहा ये जो रेल कॉरिडोर है यह किन शहरों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि पूर्वी बोल दिया तो भारत के पूर्वी हिस्से में आ जाइए। यह पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है खड़गपुर, नाम सुना होगा, IIT खड़गपुर का नाम, ठीक है। तो खड़गपुर जो है दोस्तों ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है और सीधे आंध्रा तक आता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ता है विजयवाड़ा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक दोस्तों आता है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक ये आता है। दूरी लेकिन कम है, नजदीक है दोस्तों ये, तो फिर भी दोस्तों लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास का दोस्तों ये कॉरिडोर बना हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट कोस्ट यानी वही पूर्वी जो तटीय
फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ठीक है। ये एक तरह का रेलवे कॉरिडोर है जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब जो दे रहा सवाल अभी कौन सा आ गया, अभी तक पश्चिमी कॉरिडोर की बात कर रहा था तो वो एक रेलवे कॉरिडोर था। ये जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर की बात कर रहा है, ये जो जनरली हम पढ़ते हैं पूरब से पश्चिम वाला, अरे पूरब में नहीं पढ़ते हैं, पूर्व दिशा में हम पढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम पूछा ना, तो ऐसे लिख लीजिए, इधर लिखिए पश्चिम, अगर दिशा वाइज देखेंगे तो इधर पश्चिम में है, तो पश्चिम में दोस्तों आप पोरबंदर पढ़ते हैं, ठीक है, पोरबंदर पढ़ते हैं, और पूरब में दोस्तों आप सिलचर पढ़ते हैं ना, सिलचर जो रोड वाला था, ठीक है, सिलचर, और ये पड़ता है दोस्तों आपके असम में, ठीक है। तो बस इसे याद रखिए, ठीक है, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी जो है पोरबंदर और सिलचर के बीच वाला पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा है, ठीक है, ये किसके किसके बारे में पूछ रहा है, तो उत्तरी वाला दोस्तों श्रीनगर को पूछ रहा होगा, किसके बारे में पूछ रहा होगा, श्रीनगर, श्रीनगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में पूछ रहा होगा, और इधर दोस्तों कन्याकुमारी पूछ रहा होगा, ठीक है, इधर कन्याकुमारी पूछ रहा होगा, और ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भाई जगह का नाम और राज्य का नाम दोनों याद रखेगा। ये उत्तरी दक्षिणी गलियारा हो गया। ये वाला जो गलियारा है लगभग 3500 किलोमीटर का है ना, ये वाला जो गलियारा था, ये कितनी इसकी लंबाई दोस्तों, तो लगभग 3500 किलोमीटर का दोस्तों ये गलियारा है। और ये वाला गलियारा दोस्तों 4000 किलोमीटर का है। ये वाला गलियारा जो है ये सबसे लंबा है, ठीक है, तो ये 4000 किलोमीटर का गलियारा पड़ जाता है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए कि दक्षिणी गलियारे, यह अलग से दे रहा है, दक्षिणी गलियारा यह किन शहरों को जोड़ता है, ठीक है। अब ये वाला दक्षिणी गलियारा ये रेलवे वाला पूछ दिया, मैंने अलग कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चेन्नई को गोवा से भारतीय, ये रेल कॉरिडोर है, ठीक है, यह फिर से रेल कॉरिडोर का सवाल आ गया, ठीक है, और यह सबसे कम दूरी का है, यह चेन्नई और मुंबई के बीच में, ठीक है, चेन्नई और मुंबई के मध्य, ठीक है, चेन्नई और मुंबई के मध्य दोस्तों ये कौन सा गलियारा है, यह दक्षिणी गलियारा बना हुआ है, फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, और ज्यादा नहीं, करीब 900 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है, 900 किलोमीटर के आसपास का है दोस्तों, ठीक है, चेन्नई मुंबई रेल कॉरिडोर, ठीक है। तो ये भी दोस्तों रेलवे से संबंधित है। बाकी ये दोनों दोस्तों रोड से संबंधित था, तो यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों दोस्तों, यह दोनों सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों कौन सा है, ये सड़क परिवहन से संबंधित मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, सड़क परिवहन, ठीक है। और इसके पहले और बाद वाला जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपका रेल कॉरिडोर है। यहाँ भी रेल कॉरिडोर है, इसके पहले भी देखा आपने रेल कॉरिडोर, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि भारत की पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के काल में दोस्तों चलाई गई थी। जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी, इसको किस गवर्नर जनरल के काल में चलाई गई, तो याद रखेंगे दोस्तों, यह चलाई गई थी ऐसे तो, अच्छा देखिए, जो मालगाड़ी थी, ठीक है, मालगाड़ी आप नहीं पढ़ते होंगे, आप जाके एक बार पढ़िए। मालगाड़ी दोस्तों पहली बार 1838 ईस्वी में दोस्तों चला दी गई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पहली मालगाड़ी थी। जबकि जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, वह पढ़ते हैं यात्री गाड़ी, ठीक है, जो यात्री ट्रेन थी दोस्तों, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो आप पढ़ते हैं डलहौजी ना, डलहौजी ने चलाया था रेल, ठीक है, और ये चलाया था 1853, ठीक है, 1853 में जो डलहौजी के द्वारा चलाया गया, वो दोस्तों ध्यान देंगे, वो जो रेल था किससे संबंधित था, वो यात्री ट्रेन था जो मुंबई से थाने के बीच चला गया, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये है मुंबई और थाने के बीच में दोस्तों चलाया गया था, थाने के मध्य दोस्तों ये चलाया गया था। तो ये डलहौजी के समय में, तो इसके पहले एक जो है मालवाहक गाड़ी चल चुकी थी, पहले ही साउथ में चली थी, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कर भारत की पहली रेलगाड़ी या किन स्थानों के मध्य चलाएगी, हमेशा पहली रेलगाड़ी पूछता है ना, तो यात्री ट्रेन के बारे में पूछता है। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, ठीक है, पहली यात्री ट्रेन जो है दोस्तों, यात्री ट्रेन जो है यह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के मध्य, थाने के मध्य ये चलाई गई थी ट्रेन, इसको याद रखेंगे। और कब, अच्छा इसके बाद दोस्तों विधिवत जो लाइन बिछाने का काम किया गया दक्षिण भारत में, वो दोस्तों 2 साल बाद, अब 53 से स्टार्ट हो रहा है, तो 55-56 तक दोस्तों वहाँ रेलवे बिछाया जाएगा और विधिवत काम किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। कर लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण रेल मार्ग स्थानों के मध्य बना था, किन स्थानों के मध्य, तो ये जो रीडिंग के काल में बना, लॉर्ड रीडिंग के काल में, इसको मुंबई से कुर्ला के बीच में दोस्तों इसके टाइम में इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, मुंबई से कुर्ला के मध्य, ठीक है, मुंबई से कुर्ला के मध्य दोस्तों यह रेल मार्ग दोस्तों बिछाया गया था, जो पूरी तरह से विद्युतीकृत था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक।
चलिए और आगे चलते हैं। करा भारत में सर्वप्रथम विद्युत शक्ति से रेल का परिचालन ये कब से दोस्तों स्टार्ट हुआ है? तो ये 1925 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? बहुत बाद में। पहले तो दोस्तों क्या चलता था, कोयले से ट्रेन चलती थी, ठीक है, भाप इंजन भी बने थे, लेकिन ये जो विद्युत शक्ति से चलने लगा, ठीक है, ये कब से चला दोस्तों? तो ये 1925 से दोस्तों चलाया गया, इसे ध्यान रखेंगे। करा भारत की, भारतीय नहीं, ठीक है, भारत लिखिए, ठीक है, भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी जो है दोस्तों, भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी यह किन स्टेशन के मध्य दोस्तों चलाई गई थी, ये बताइए। तो इसको भी बीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया। ठीक है, बीटी से, बीटी मतलब विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, ठीक है, से बीटी से कुर्ला हार्बर, ठीक है, कुर्ला हार्बर के मध्य दोस्तों ये चलाया गया था। कहां पर दोस्तों? तो मुंबई में यह जो है चलाई गई थी। यह पहली विद्युत ट्रेन थी दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़िए। करा लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान, अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो याद रखेंगे भारत का जो स्थान है वो है दोस्तों 3rd रैंक। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 3rd रैंक। जरा आप मुझे आज कमेंट करके बताइएगा, हर बार तो मैं ही बताता हूं, आज आप बताइएगा कि पहला और दूसरा स्थान दोस्तों यह किसका है। ठीक है, ये आप कोशिश करिए ताकि ये पता चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट तक इस क्लास में बने हैं, क्योंकि लोगों को इतनी जल्दीबाजी है कि लोगों को पेशेंस ही नहीं कि आधे घंटे की क्लास देख लें। वैसे भी मैं कहीं हंसी मजाक नहीं करता हूं, सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि आपका कम से कम समय खर्च हो। मैं चाहता तो इसी क्लास को 1 घंटे में पढ़ाता, धीरे 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 धीरे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका भी समय खर्च हो, मेरा भी समय खर्च हो, तो कम समय पढ़ाता हूं, उसके बावजूद भी आप नहीं रुकते हैं। अब इससे अच्छा क्वालिटी आपको क्या मिल जाएगा, ईश्वर जाने। ठीक है, आपने तो कभी पढ़ा नहीं, क्लास में भी कभी नहीं पढ़ा, ऊपर से भरोसा भी कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाइए, आपके हित के लिए मैं कह रहा हूं। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर रहे हैं, जहां से आप सेटिस्फाई हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक क्लास आपको नुकसान थोड़े करेगा, उसके साथ साथ एक क्लास भी देखिए। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो भी नुकसान नहीं करेगा, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी नुकसान नहीं करेगा। तो पढ़िए, कुल मिला जुला के जरूरी है। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, आपको लगेगा कि नितिन सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन बैच आपको नहीं मिल सकता। आप डेमो देख लो एक बार, खुद ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जो हमारा नया एप्लीकेशन है, सारी क्लासेज इसी पे चल रही है, स्टडी 91 ऑफिशियल, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और क्लासेस देख सकते हैं। अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।